नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे। पहली खबर है आजम खान की हुई जेल में बढ़ती सियासत की, जहां अखिलेश यादव के बाद अब शिवपाल यादव भी आजम को सजा होना उनका मुसलमान होना बताया है। वहीं दूसरी बड़ी खबर है असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा से जुड़ी हुई, जिनके शरद पवार पर दिए गए बयान से पूरे विपक्ष पर एक सुर विरोध हो रहा है। वहीं तीसरी खबर है खाकी को शर्मसार करती हुई, जहां दुष्कर्म पीड़िता को इंसाफ के लिए पुलिस वाला उससे सौदेबाजी कर रहा है, जिसका ऑडियो भी वायरल हो रहा है। वहीं चौथी बड़ी खबर है इजराइल से, जहां जो बाइडेन के बाद अब ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक पहुंचकर सीधे इजराइल का सीधा समर्थन किया है। और बिजनौर के चौकी इंचार्ज की शर्मनाक हरकत सामने आई है, जहां चौकी इंचार्ज ने दुष्कर्म पीड़िता से रात गुजारने की मांग रखी है, जिसके बाद पीड़िता की शिकायत पर एसपी नीरज कुमार जादव ने झालू चौकी प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। बता दें कि पीड़ित महिला ने सितंबर महीने में हल्दौर थाने में एक युवक पर दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था और इस केस की विवेचना दरोगा धर्मेंद्र कुमार को कर रहा था, जिसके बाद दरोगा महिला को फोन करके अश्लील बातें करने लगा। तो वहीं पीड़ित महिला ने अश्लील बातों की रिकॉर्डिंग की और एक प्रार्थना पत्र एसपी को दिया। हालांकि पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले की जांच की है, आंतरिक संप्रेक्षा प्रकोष्ठ को सौंप दी है। मैंने कब कहा सर? आप एक बार बताओ, मैंने कहा एक भी बार? आपने कहा नहीं, मैं केवल पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपके हर तरीके से आपका मैं साथ दूंगा, लेकिन मेरी जो कानूनी मजबूरी है उसमें मेरा आप साथ दीजिए। जी सर, बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल। कब आ रही हो? मैं सर कल परसों तक आ जाऊंगी। परसों तक कोई दोस्त लेके आओगी? परसों को? अबे यार, यहाँ झालू में तो देख लो कम से कम। अच्छा, झालू में तो कोई सी दोस्त है ही नहीं मेरी। है? झालू में तो कोई दोस्ती नहीं है, सबकी शादी हो गई मेरी दोस्तों की। तो शादीशुदा का मना कर देगी? शादीशुदा? अब देखती हूँ। मना कर देगी क्या तुम्हारे कहने से? सर मेरी सारी सब फ्रेंड ससुरालों में हैं। और तुम आओ? मैं अपने घर हूँ। अगर दोस्त नहीं ला सकते तो मैं तुम्हें देखूंगा, मैं ध्यान रखना। अच्छा ठीक है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है। नहीं, तुम नहीं ला सकती तो फिर मैं तुम्हें देखूंगा। अच्छा, मुन्ने सुन लो मेरी बात। हाँ हाँ। फोन पे कह रहा हूँ, चाहे रिकॉर्डिंग कर लो, फांसी लटका देना मुझे तुम। क्या चाहिए सर? चाहे फांसी पे लटका देना मुझे। तो रिकॉर्डिंग सुनी आपने कि किस तरीके से पीड़िता के साथ ये जो दरोगा है वो बात करते हुए नजर आ रही है। और ये चौकी इंचार्ज है, धर्मेंद्र कुमार गौतम इनका नाम है, और किस तरीके से पीड़िता को इंसाफ दिलाने के बजाय वो उनसे सौदेबाजी कर रहे हैं। और बात यही नहीं रुकी, होटल में भी बुलाने की बात उनकी तरफ से की जा रही है। हालांकि इंडिया वॉइस इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। बता दें कुछ दिनों पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये मंच से ऐलान किया था कि महिलाओं की सुरक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए, और इसके लिए दिशा निर्देश भी तमाम अधिकारियों को दिए थे। और इसके बाद से जब ये ऑडियो वायरल हो रहा है, पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है, और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि अभी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सवाल ये है कि जब आपके कानून के रखवाले ही आप के साथ इस तरीके के बिहेव करने लगते हैं तो अब इंसान जाए कहाँ। और ये जो ऑडियो वायरल हो रहा है इसकी पुष्टि हालांकि इंडिया वॉइस नहीं करता है, लेकिन इसमें साफ तौर पे सुनाई दे रहा है किस तरीके से सौदेबाजी की जा रही है उस पीड़िता के साथ, जो कि अपनी शिकायत लेके पुलिस थाने पहुंची थी और उनसे गुहार लगाई थी कि मुझे इंसाफ दिलाइए। और इंसाफ दिलाने के बजाय धर्मेंद्र ने ये प्रस्ताव रखा सौदेबाजी का, और जो ऑडियो में सुनाई दे रहा है उसमें कई बातें कही गई है। इंसाफ के बदले एक रात मांगते हुए यहाँ पे चौकी इंचार्ज नजर आ रहे हैं, और इससे ही पता चलता है कि किस तरीके से पुलिस को शर्मसार करने वाली ये घटना जो है वो बिजनौर से निकल के सामने आई है। हालांकि इस ऑडियो की पुष्टि इंडिया वॉइस नहीं करता है, और खाकी ने एक बार फिर से बता दिया है यूपी में कि किस तरीके से शर्मसार है। और ये जो पीड़िता गई थी इंसाफ की मांग के लिए, उसको इंसाफ के बदले सौदेबाजी कराई जा रही है। और बता दें कि इसके बाद से
हर किसी का यही कहना है कि सरासर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिकायत पर कहा यह जा रहा है कि एसपी को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन सवाल यही है कि सिर्फ निलंबन तक कार्रवाई खत्म हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी क्या कुछ कार्रवाई इसके खिलाफ की जाएगी, क्योंकि निलंबन ही एकमात्र उपाय नहीं है पीड़िता के इंसाफ के लिए। और ऐसे में देखिए ये ऑडियो की पुष्टि हालांकि इंडिया वॉइस नहीं करता है। तो दुष्कर्म पीड़िता से रात गुजारने की मांग यहाँ पे चौकी इंचार्ज करते हुए नजर आए और ऑडियो भी उनका वायरल हो रहा है, उसमें तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई है। और ऐसे में पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए कानून के बदले उन्होंने कहा है कि यही मेरी रकम है। तो सवाल यह है कि जो कानून के रखवाले हैं क्या उनसे यही उम्मीद की जाती है, और इंसाफ दिलाने के लिए, इंसाफ लेने के लिए आखिर कोई भी शख्स अब जाए कहां। तो आपने ऑडियो में सुना किस तरीके से इंसाफ के बदले एक रात मांगने की गुहार जो है ये चौकी इंचार्ज की तरफ से लगाया जा रहा है। चौकी इंचार्ज का नाम धर्मेंद्र कुमार है, धर्मेंद्र कुमार गौतम है उनका नाम, और ये अश्लील बातें वो उस पीड़िता से करते हुए नजर आ रहे थे। सौदेबाज खाकी अब साफ तौर पे होती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में ये मामला जो है वो बिजनौर से निकल के सामने आया, जहां महिला अपनी इंसाफ के लिए गई थी यहाँ पे चौकी इंचार्ज के बाद। उसके बाद से उन्होंने ये मांग रखी महिला के सामने। जहीर अहमद बिजनौर से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जहीर, देखिए एक बार फिर से खाकी शर्मसार होती हुई नजर आ रही है बिजनौर में। अब बिल्कुल देखिए खाकी शर्मसार होती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस के कारनामे कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। आज से ये नया कारनामा देखने को मिला है। झालू चौक के इंचार्ज जो हैं उन्होंने एक महिला जो दुष्कर्म पीड़िता थी उसके साथ जो है अनुचित जो है शर्त रखी। उसकी शिकायत लेकर के जब पीड़िता ऑफिस पहुंची उसने एक ऑडियो क्लिप और प्रार्थना पत्र एसपी को दिया। तो एसपी ने उस पूरे मामले की एक महिला से जो ऑडियो सुनवाई और जाँच की, तो उस पूरे मामले में फिलहाल एसपी ने जो चौकी इंचार्ज झालू के हैं धर्मेंद्र उनको फिलहाल निलंबित कर दिया है और पूरे मामले की जांच के लिए टीम बना दी है और जांच कर कार्रवाई की बात की जा रही है। जी कितनी देर में निलंबन का ये पूरा काम किया गया और क्या सिर्फ निलंबन तक ही बात रुक जाती है या आगे भी कोई एक्शन लिया जाएगा धर्मेंद्र कुमार के खिलाफ? जहीर, बिल्कुल देखिए एसपी नीरज कुमार जादौन जब से बिजनौर में आए हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस विभाग के जो अफसर हैं, जो कर्मचारी हैं, जो गड़बड़ करते हैं, फिलहाल लगातार कार्रवाई हो रही है, निलंबन भी हो रहा है। कुछ लोगों को जो रिश्वत लेने के मामले में कुछ पुलिसकर्मी तो उनको जेल में भेजा गया है और मुकदमे में दर्ज हो रहे हैं। ऐसा ही मामला जब बुधवार को पीड़िता एसपी दफ्तर पहुंची थी जन सुनवाई के दौरान शिकायत लेकर के, तो पूरे मामले के एसपी ने बारीकी से उसकी सुनवाई की और जो महिला एसआई थी उससे उस ऑडियो को सुनवाया और पूरी बात को समझ करके तत्काल प्रभाव से जो दरोगा है उसको सबसे पहले निलंबित कर दिया है। उसके बाद पूरे मामले की जांच बैठा दी है और 1 सप्ताह का समय दिया गया है कि 1 सप्ताह के अंदर इसमें जो है जांच रिपोर्ट आ जाए। उसके बाद जो अन्य धर्मेंद्र कुमार का कोई बयान निकल के सामने आया है क्या इस मामले में? देखिए क्योंकि जब हायर अफसर का बयान कहीं ना कहीं जब आ जाता है, जब कप्तान ने उसको निलंबित कर दिया है तो अब उसका मैंने कोई बयान नहीं रखता है, क्योंकि अब जांच इसमें शुरू हो चुकी है। तो जांच टीम इसमें जांच करेगी, जो बयान वहां देगी उसके बाद अगली कार्रवाई होगी। पीड़िता से आपकी बात हुई, क्या कुछ कहना है उसका? तो देखिए पीड़िता का साफ तौर पर कहना था कि उसने केस दर्ज कराया था पिछले महीने सितंबर में, उसके बावजूद उसमें कोई कार्रवाई अभी तक नहीं होती, दरोगा ने उसमें कोई कार्रवाई नहीं की और गंभीर धाराएं जो उसमें 376 जो 498 की लगी हुई थी वो धाराओं को हटाने के लिए दरोगा जो है अनुचित मांग कर रहा था। रात में कमरे में गुजारने की बात वहाँ पर की जा रही है। पीड़िता ने इस पूरे मामले की उसकी व्हाट्सएप जो कॉल की थी उसको दूसरे मोबाइल से रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद एक एप्लीकेशन लिख करके एसपी के पास पहुंची। पूरे मामले को एसपी ने गंभीरता से लेते हुए फिलहाल दरोगा को निलंबित कर दिया है और आगे की जांच कर कार्रवाई की बात की है। कब से ये सौदेबाजी की मांग लगातार की जा रही थी धर्मेंद्र कुमार की तरफ से? देखिए अभी जो महिला ने जो एप्लीकेशन में लिख करके दिया है उसमें 17 तारीख का उसने जिक्र किया है कि 17 तारीख को जो है 17 अक्टूबर को उसको मसूरी के अंदर बुलाया गया था, वहां से देहरादून ले गया था। उसके अगले दिन वो यहाँ बस करके अपने चाचा के पास चली गई, वहां से फिर वो बिजनौर आई और एप्लीकेशन लिखकर कप्तान के पास पहुंची। तो फौरन कप्तान ने भी इसमें देर नहीं लगाई और तत्काल उनको सस्पेंड फिलहाल कर दिया गया है। जी बड़ा सवाल तो जहीर यही खड़ा होता है ना कि जब कानून के रखवाले इस तरीके की हरकतें करने लगेंगे तो आम जनता जाएगी किसके पास? बिल्कुल देखिए पुलिस से कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास तो इस सब चीजों से उठता ही है, क्योंकि एक तरफ जहाँ कप्तान जो है 0 टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं और जो पुलिस अधिकारी जो कर्मचारी अन्य वो कहीं ना कहीं पुलिस की साख को बट्टा लगा रहे हैं, सरकार की साख को बट्टा लगा रहे हैं, इस तरीके की बात कर रहे हैं। तो पीड़ित जो है वो पीड़िता है वो कहाँ जाएगी? इंसाफ पाने के लिए सबसे पहले जो सीढ़ी होती है वो एसआई दरोगा या एसओ होता है। तो उसके बाद हायर जो अफसर हैं, सीओ हैं, एडिशनल है, कप्तान है, एडीजी हैं, डीजी हैं, आईजी हैं, बहुत अन्य अफसर बाद में बैठते हैं। तो सबसे पहले सीढ़ी ही दरोगा की होती है
अब वही अगर इस तरीके की बात करें तो कहीं ना कहीं पुलिस के जो साथ है वो कहीं ना कहीं बट्टा लगता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और एक तरफ देखिए, कुछ ही दिनों पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था मंच से कि महिला सुरक्षा में कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी, और यही कानून के रखवाले जो है सीएम योगी आदित्यनाथ के ये जो सुरक्षा पूरा कवरेज बनाने की जो निर्देश लगातार दिए जा रहे हैं उनका बंटाधार कर रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ और पूरी सरकार, अधिकारी महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं आगे से नए नए कानून बनाए जा रहे हैं, और जो अपराध है महिला संबंधी उनके ऊपर सख्ती बरतने के निर्देश भी लगातार दिए जा रहे हैं। महिला शक्ति का जो है 4थे चरण का अभियान फिलहाल शुरू है, और जगह जगह स्कूल कॉलेजों में महिला संबंधित जो है जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। पुलिस के आला अधिकारी भी वहां पहुंच करके महिलाओं को, लड़कियों को, छात्राओं को जागरूक कर रहे हैं। उस सबके बावजूद अगर वर्दी वाला ही एक 2 स्टार दरोगा जो चौकी इंचार्ज है, जिसके ऊपर जो है हजारों लोगों की जिम्मेदारी है सुरक्षा की, वही अगर ऐसी बात करेगा तो कहाँ जाएगा इंसाफ पाने के लिए इंसान? ये कहीं ना कहीं सवाल तो जरूर बनता है। जी ठीक है, ज़हीर, आप नजर बनाइए इस खबर पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए तब तक के लिए। तो देखिए, सौदेबाजी खाकी से अब सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आपके कानून के रखवाले खुद आपकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। और उत्तराखंड के सीएम धामी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत पहले लंदन, बर्मिंघम, दिल्ली में और दुबई और आबू धाबी में विभिन्न निवेशकों समूह के साथ बैठक की। तो वहीं पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, फार्मा, कृषि, एग्रो के क्षेत्र में निवेशकों से काफी करार हुए। तो वहीं काफी प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं, और देश के अन्य शहरों में भी निवेशकों के साथ संवाद और रोड शो किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है उसी संबंध में कि राज्य सरकार ने जो भी नीतियां बनाई है निवेशकों, उद्योगों और उत्तराखंड के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर बनाई है। तो वहीं सीएम धामी ने बताया है कि 2 दिवसीय यूएई दौरे के दौरान कुल मिलाकर 15,475 करोड़ के इन्वेस्टमेंट एमओयू किए गए हैं, जिसके तहत पहले दिन दुबई में 11,925 करोड़ और दूसरे दिन आबू धाबी में 3,550 करोड़ के इन्वेस्टमेंट एमओयू शामिल किए गए। अब तक 54,000 करोड़ से अधिक के इन्वेस्टमेंट एमओयू मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साइन कर चुके हैं। देखिए, ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हमने करने का और इसका सम्मेलन देहरादून में आयोजित करने का काम आगे बढ़ाया है, उसके तहत पहले हम लोग लंदन में और बर्मिंघम और दिल्ली में और अभी दुबई और आबू धाबी में पिछले 3 दिनों से लगातार विभिन्न निवेशक समूह से मिले हैं। इसमें पर्यटन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और बहुत सारे कृषि, एग्रो, इन सभी फार्मा के क्षेत्र में बहुत सारे निवेशकों से हमारे करार भी हुए हैं और बहुत से बात भी हुई है। सभी से बात करने के बाद एक बात जो हम लोगों को कहीं ना कहीं उत्साह प्रदान करती है कि हमारा काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। लोग उत्तराखंड आने के लिए, लोगों के अंदर एक मन में आकर्षण भी है, उनकी चाहत भी है कि उत्तराखंड में अपना उद्योग और निवेश करना चाहते हैं, और हजारों करोड़ के निवेश हमको इस यात्रा में भी उनके साथ करार के रूप में प्राप्त हुए हैं, और बहुत सारे प्रस्ताव भी मिले हैं। और निकट भविष्य में हम देश के अन्य शहरों में भी इस प्रकार के निवेशकों के साथ संवाद करने वाले हैं, रोड शो करने वाले हैं, और ये काम हमारा निरंतरता से चलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जगदलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह केंद्र सरकार की ओर से लोगों को मिल रही योजनाओं की जानकारी दी। वहीं उन्होंने कहा है कि इस साल छत्तीसगढ़ में 3 दिवाली मनाई जाएगी, जिसके साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की सरकार केंद्र में भी थी, तब सिर्फ 29,000 करोड़ आदिवासियों के साथ लिए आते थे। हमारी सरकार केंद्र में आई तो ये बजट 1,000 करोड़ रुपए का हो गया। देश भर में एक दिवाली मनेगी, सब जगह एक ही दिवाली मनाते हैं ना, जरा बोलो भाई। मगर हमारे छत्तीसगढ़ में 3 दिवाली मनानी है।
पहली दिवाली तो दिवाली के त्योहार की मनेगी, दूसरी दिवाली 3 दिसंबर को जब सरकार कमल की बनेगी तब मनानी है, और तीसरी दिवाली जब राम जन्मभूमि पर अयोध्या में जनवरी में प्रभु श्री राम का मंदिर होगा, तब भी राम के नैनीहाल में दिवाली। भूपेश बघेल जी को कि भूपेश बाबू बताओ, आपकी सरकार थी केंद्र में 10 साल तक, यूपीए की सरकार थी, कितना रुपया देते थे जनजातीय मंत्रालय को? एसटी कंपोनेंट जो होता है आदिवासियों के कल्याण के लिए, वो कुल मिलाकर 29,000 करोड़ होता था। अब देश भर के करोड़ों आदिवासियों के लिए सिर्फ 29,000 करोड़ होता था। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने 29,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,32,000 करोड़ रुपया आदिवासियों के लिए खर्च करने का। और शरद पवार के फिलिस्तीन को समर्थन के बाद असम से सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की प्रतिक्रिया पर सियासत छिड़ गई है। जहां बीजेपी नेता शरद पवार के बयान का विरोध कर रहे तो विपक्षी दल हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान को गलत बता रहे हैं। शरद पवार जी सुप्रिया मैडम को भेजेगा गाजा में हमास के लिए लड़ने के लिए। ये जो है असम के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, कल तक कांग्रेस में थे, कांग्रेस का नमक खाया था, आज नमक का कारखाना बदल लिया है। लगता है वो भी आज जिस पार्टी में है वो हमास से कम नहीं है। टेररिज्म, अपने विरोधियों को ख़त्म करना, एजेंसी का दुरुपयोग करना। देखिए, सबसे पहले ये महाशय ने, मुख्यमंत्री महोदय ने इतिहास को पढ़ना चाहिए, इतिहास को समझना चाहिए। मुझे बेहद आपत्ति भी है और दुख भी है शरद पवार जैसे लोगों के वक्तव्य पर। विदेश नीति सरकार तय करती है और उस आधार पर सरकार या देश के प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री अपनी राय देते हैं। राय शरद पवार जी की अलग हो, इससे मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन सार्वजनिक रूप से जो उन्होंने बयान दिया है उसकी निश्चित रूप से निंदा होनी चाहिए, क्योंकि विदेश नीति पर यह देश कभी बंटवारे के लिए नहीं तैयार रहा है। पीयूष गोयल जी, महात्मा गांधी को कब्र से निकाल करके, उनकी चिता से निकाल करके उनकी अस्थियों पर मुकदमा करिएगा। क्या है? यही मंशा है। फिलिस्तीन पे उतनी क्लैरिटी किसी को नहीं थी। और हां, थोड़ा हाइफन रखिए हमास और फिलिस्तीन के बीच में। और इजराइल ऑक्यूपेशन के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, इलीगल ऑक्यूपेशन। क्या आपकी समझ नहीं है? मैं तो समझता हूं कि आपसे ज्यादा समझ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को है। उन्होंने जो वो ट्वीट डाला था मियां की ओर से, उसी को देख लीजिए। कम से कम अस्पताल पे बॉम्बिंग हो रही है और हमारे यहां ये राजनीति हो रही है। अमन हिमांटो जी जो कहना है कि सुप्रिया, ये भाषा है एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। आप ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पे डोमेस्टिक रोटी सेकना चाह रहे हो। Well, I'm surprised because Hemanta Biswa Sarma ji has the same DNA as me. He's an original Congressi. So he and me share the same DNA. After going to the BJP, you know how disrespectful they are about women. So I'm not surprised, but I had hope from Hemanta Biswa Sarma ji because we share the same Congress DNA. So I'm surprised how this change has happened towards women and the approach. It's probably going into BJP's little rubbing off on him, unfortunately, because I was always proud of him. Because I felt कि अपना एक कांग्रेस DNA का आदमी बीजेपी में जाके मुख्यमंत्री बना है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और रायबरेली के मील एरिया थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में युवती की ट्रेन हादसे में मौत हो गई। बता दें कि ट्रैक पर शव मिलने से हड़कंप मच गया, तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि शव की शिनाख्त अमेठी जनपद के गौरीगंज निवासी साक्षी के नाम से हुई है।
और जालौन में कुछ अराजक तत्वों ने माहौल खराब करने की कोशिश की है, जहां देवी प्रतिमा पंडाल में आरती के दौरान अचानक मछलियां फेंकी गई। वहीं देवी पंडाल में अचानक से इस तरीके की हरकत होने पर श्रद्धालुओं में आक्रोश है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मामले की जांच की जा रही है। बलिया कोतवाली पुलिस और एसटीएफ टीम गोरखपुर की संयुक्त पुलिस टीम ने मुखबिर की खबर पर अपराधियों को किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में खड़े हुए हिरासत में लिया गया। तलाशी के दौरान उनके पास से 35 एटीएम कार्ड, एक अवैध तमंचा, 10,800 रुपए बरामद हुए हैं। ये गिरोह उत्तर प्रदेश के देवरिया, मऊ, आजमगढ़, गोरखपुर, बलिया, गाजीपुर और कई जिलों में लोगों का एटीएम बदलकर रुपए निकालने की घटना को अंजाम देते थे। पथरिया नगर परिषद की महिला सीएमओ को नगर परिषद अध्यक्ष के भतीजे ने फोन पर न सिर्फ गालियां दी बल्कि उनकी 6 साल की बेटी से रेप तक की धमकी दे डाली। इस मामले को लेकर सीएमओ ने एसपी के नाम आवेदन देकर कार्रवाई की मांग करते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है, क्योंकि वो चुनाव की ड्यूटी कर रही है। पथरिया सीएमओ ज्योति सुनेर ने बताया कि वो जिला मुख्यालय पर चुनावी प्रशिक्षण के लिए आई थी, तभी उन्हें एक अज्ञात नंबर से पंचायत अध्यक्ष बीजेपी के सुंदरलाल विश्वकर्मा के भतीजे आशीष उर्फ सोनू ने फोन पर गालियां दी और धमकी देने लगा। इतना ही नहीं, उसने मेरी 6 साल की बेटी के साथ रेप करने की भी धमकी दी। दिल्ली के हरिनगर इलाके से लूट का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और वीडियो अब सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। वेस्ट दिल्ली डीसीपी विचित्र वीर ने बताया कि थाना हरिनगर में एक पीसीआर कॉल मिली, जहां बताया कि एक कबाड़ी वाले ने के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित के बयान पर मामला दर्ज किया। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जाँच की, जिसमें आरोपी की पहचान की गई है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान विकास और साहिल के रूप में हुई है। वहीं उसके तीसरे साथी को भी पुलिस ने तलाश लिया है। दिल्ली के कीर्ति नगर के फर्नीचर मार्केट में भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 18 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। बता दें कि आग से लाखों के सामान जलकर खाक हो चुके हैं। तो देखिए तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से भयानक आग लगी है। दिल्ली का कीर्ति मार्केट का फर्नीचर मार्केट काफी ज्यादा प्रसिद्ध है और ऐसे में ये आग की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। 18 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग बुझाने का प्रयास उनकी तरफ से किया गया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। कई लाखों का माल बताया जा रहा है, जो कि सब कुछ जल चुका है और ऐसे में भारी नुकसान दिल्ली के फर्नीचर मार्केट में हुआ है। कीर्ति नगर का फर्नीचर मार्केट काफी प्रसिद्ध है और ऐसे में ये तस्वीरें वहीं से आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से आग ने देखते देखते विकराल रूप धारण कर लिया और सब कुछ जलकर खाक कर दिया। जालौन में नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को 7 साल की सजा हुई है। बता दें कि आरोपी के खिलाफ 2013 में नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के साथ SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था। वहीं न्यायालय में 10 साल की लंबी पैरवी के बाद पीड़िता को न्याय मिला। न्याय कोर्ट में आरोपी लल्लू राम के ऊपर नाबालिग के अपहरण को दोषी सिद्ध हो गया है। मामला जालौन कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। खबर उन्नाव से है, जहां युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं युवक की हत्या से हड़कंप मच गया। बता दें कि घटना को अंजाम देकर अज्ञात मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना औरास थाना क्षेत्र के नरसा की बताई जा रही है।
तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।